Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to video which is related to peace and moments. अब इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी उस वीडियो में हमने ट्रैवल मोमेंट स्टार्ट किया था और हम आज वाले वीडियो में क्या करेंगे स्टार्ट पीस एंड मोमेंट स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एक ही मोमेंट क्या था, भगत मोमेंट क्या था, मीना मोमेंट क्या था, बील मोमेंट क्या था। तो आपको मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया था कि ये जो मोमेंट्स थी, जो जो चीज़ें हुई थी, इन सब का रीज़न क्या क्या था। ठीक है, वो मैंने ट्रैवल या आदिवासियों के बेसिस पे बताई थी कि उनके फॉरेस्ट राइट्स छीन लिए जाते थे, इस चक्कर में बताया था। बट अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो क्लास नंबर 4th है, ये हम टॉपिक रिलेट करेंगे किससे? हम रिलेट करेंगे पीस एंड मोमेंट्स या फार्मर्स के मोमेंट्स। अब ये इनके थोड़े से रीजंस लगभग वो सेम थे बट यहाँ पर थोड़े रीज़न ज़्यादा थे, तो हमको वो चीज़ पढ़ेंगे। ये बैच पूरा इंग्लिश मीडियम का है। नीचे फॉलोइंग एग्जाम से राजस्थान का कोई भी एग्जाम जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पर ही आएगा। और आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू पीस एंड मोमेंट, मतलब एक्चुअल पीस एंड मोमेंट की कैसे, ये क्यों स्टार्ट हुआ, क्या ज़रूरत थी, क्यों हुआ, ये सब वो चीज़ पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बिजोलिया मूवमेंट पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोमेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारा पढ़ेंगे आज का बेगू मोमेंट पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज देखो 3 टॉपिक ही हो पाएंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीसेंट मोमेंट से तो बिजोलिया और बेगू से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये जो पहला स्टार्टिंग वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मोमेंट, ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि देखो एक्चुअल में ऐसा है कि जब हम इसकी जड़ तक नहीं पता चलेगा ना हमको, जब इसकी रूट्स पता नहीं चलेगी कि जितने भी जो मोमेंट्स हुए थे, तब तक हम इसको याद नहीं कर सकते। देखो मेरा ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हम जब भी ये चीज़ टॉपिक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, रटते हैं, हम डायरेक्ट चले जाएंगे टॉपिक के ऊपर। आप एक्सपेक्ट करो, आप खुद सोचो दिमाग में कि ये जो टॉपिक, मतलब जो जो मोमेंट्स हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। अगर आप पे ऐसे बीत रही है तभी आप ऐसा करोगे ना, तो वो चीज़ आप समझोगे, तब आप चीज़ आगे उसको रिलेट कर पाओगे और आगे इसको दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह से उतार पाओगे। ठीक है, तो बस स्टार्ट करने से पहले एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल एक तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ पर क्या डेली बेसिस पे क्विज़ भी होते हैं और रोज़ मैं करंट अफेयर्स भी डाल देता हूँ। और जो भी मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ सबके पहले ही आपको वहाँ पर अपडेशन मिल जाता है कि भाई फलाना तारीख को वीडियो आएगी, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन रहना है, प्रिपेयर रहना है। और अभी करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चल रही है, वो भी देख सकते हो। तो हर 2-4 दिन में एक करंट अफेयर की वीडियो आती है, तो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और हाँ एक और है कि जो भी चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज देखो कम्प्लीटली फ्री का कंटेंट है, मैं इसमें कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। जस्ट लाइक मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम कंटेंट इतना अच्छा नहीं मिलता, तो जितना मेरे से कोशिश बन सकती है उतना मैं आपको अपलोड करा के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम्स रिविजन करिए ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में पीस एंड मोमेंट्स इन राजस्थान। अब देखो मैंने आपको जब आदिवासी के बारे में बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि आदिवासी जो लोग होते हैं उनका जो मेन, मैं कह सकता हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम और मेन डिपेंडेंसी किस पर होती थी, फॉरेस्ट पर होती थी। अब जब पीजेंट्स या फार्मर्स की बात करते हैं तो नाम से उनको ध्यान पड़ता है कि ये फार्मिंग करते थे या एग्रीकल्चर या एनिमल लाइवली स्टॉक या जो भी इनकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ थी वो चीज़ में एंगेज होते थे। अब इन पे कैसा होता था, देखो इसमें एट्रोसिटी ऐसी होती थी कि कोई फार्मिंग कर रहा है मान लो, तो उसको कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि वो फार्मिंग छोड़ के दूसरी टाइप की फार्मिंग करो। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे मतलब उदयपुर नहीं, उत्तर प्रदेश या जो पहले बिहार जो प्रोविंस था जहाँ पर चंपारण का हमने मतलब समझा हुआ है अच्छी तरह से, उसमें भी क्या था कि आपको खाने के लिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फेमाइन पड़ रहा है। ठीक है, खाने के लिए मतलब अनाज नहीं है, और अगर अनाज उगाना चाहें तो अंग्रेज क्या बोलते हैं, अनाज नहीं उगा सकते, आप उस पर इंडिगो लगाओ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एक किसान अगर वहाँ पर अनाज नहीं लगा सकता और उसको बोले ज़बरदस्ती इंडिगो लगाओ, तो इंडिगो तो लगा देगा। ठीक है, भले कैसे भी करके लगा देगा, और वो इंडिगो जो भी लगाएगा तो वो अंग्रेज़ उसको लेके जाएंगे, और अंग्रेज जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो इससे पैसा कमाते थे। बट यहाँ पर अनाज उगाने की ज़मीन देते नहीं थे, तो वो किसान अनाज नहीं उगा पाता था, तो वो भूख से ही मतलब इतना तड़पता था। ठीक है, तो ये भी अट्रॉसिटी होती थी और ये बहुत गलत होता था। वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर भी होती थी, पूरे इंडिया में हर जगह जहाँ भी ब्रिटिशर्स थे तो वो अपना फ़ायदा उठाते थे। कभी किसानों का, लोकल लोगों का या इंडियंस का कभी उन्होंने फ़ायदा मतलब देखा ही नहीं कि इनके क्या बीत रही है। ठीक है, तो इसीलिए पहला क्या लिखा हुआ था, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान, वाई। अब मेन ये क्वेश्चन मार्क है, वाई, ये क्यों हुआ, इसका क्या ज़रूरत थी, क्या क्या चीज़ थी। तो एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर इस पर डिस्कस करते हैं। बिफोर ब्रिटिश रूल द रिलेशन अमंग द रूलर्स ऑफ राजस्थान एंड देयर फ्यूडल लॉर्ड्स एंड पीजेंट क्लास बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड हार्मनी। क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश रूल से पहले जो रिलेशन था किसका, राजस्थान के जो रूलर्स, इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब सामंत एंड पीजेंट्स क्लास बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड हार्मनी। अब देखो सब बोल सकते हैं कि सब रूलर्स आए थे, जागीरदार आए थे, इन्होंने ऐसे कर दिया, वो बात नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन फैली है। ब्रिटिशर्स से पहले राजा महाराजा होते थे और वहाँ पर भी जागीरदार होते थे, वहाँ पर भी सामंत होते थे, और उस टाइम तो राज व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी। जो भी गवर्नेंस, जो भी चीज़ें, रेवेन्यू कलेक्शन, एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्ट था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे
राजा भी लोग जो रूलर्स वो भी समझते थे कि अगर फेमाइन आ जाता है तो आप ज़बरदस्ती उस पर टैक्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उस पर फेमाइन के अंदर क्या उगा पाएगा, क्या कमा पाएगा, क्या आपको टैक्स दे पाएगा। तो ये चीज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी राजाओं के अंदर उस टाइम पर। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए थे ना तो उन्होंने काम गड़बड़ कर दिया था। सेकंड पॉइंट लिखा था, लेटर ब्रिटिश साइन ट्रीटीज विद देम इन 1818 एंड टुक कंट्रोल ऑफ देयर एक्टिविटीज एंड सोवरेनिटी। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जब वो टाइम था, कौन सा वाला टाइम था, मैं कह सकता हूँ कि 1500 मतलब 1600 से लेके 1900 मतलब 1800 तक लमसम जिस टाइम अंग्रेज आए थे, मेन का पीक चल रहा था। उस टाइम क्या होता था कि देखो राजस्थान में भी कुछ ऐसा होता, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे होते थे कि उनको मतलब ऐसे मैं कह सकता हूँ खतरा रहता था हर टाइम, क्योंकि उनका जो मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेट था वो एक तरह से प्राइम लोकेशन पे था। फिर उसको अटैक करने के लिए, उस पर हमला होने के लिए नीचे साउथ से मराठा भी आते थे कई बार, ठीक है। इधर दिल्ली सल्तनत से भी अटैक होता था बार बार, इधर से अफगानी से अटैक होता था, इधर से ईरान से लोग आते थे अटैक करने में। तो वो क्या कह सकता हो कि राजस्थान का जो इलाका है ये पूरा हॉटस्पॉट पे ही रहता था, ठीक है। तो वहाँ के राजाओं ने क्या सोचा कि हम ट्रीटीज कर लेते हैं, किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। ट्रीटी करने से ये फायदा हो जाता था कि राजाओं की पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ कि उनके फायदा ये हो जाता था कि उसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स की पूरी मदद मिलती थी। अगर कोई अटैक होता था फ्यूचर के अंदर, लेट्स से एग्जांपल मराठा से, तो उसके अंदर ब्रिटिशर्स हमारी किसकी जो स्टेट्स है, जो जो रूलर्स है उनकी हेल्प करती थी। तो ये तो हो गया फ़ायदा एक तरह से रूलर्स का। बट इसके नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती थी, कौन सी लैंड रेवेन्यू, पैसे की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, वो पूरे अपने अंडर कंट्रोल में ले ली और पूरी पूरी सोवरेनिटी अपने अंडर ले ली। तो ये चीज़ बहुत गलत हो गई, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द रूलर्स साइन ट्रीटी सो दैट दे कैन हैव रिलीफ फ्रॉम द अटैक्स ऑफ मराठास एंड पिंडारीज। तो मैंने ये चीज़ बोली कि इन्होंने ट्रीटीज क्यों साइन करी, क्योंकि उनको रिलीफ मिल जाए किससे, अटैक्स जो डे बाई डे होते रहते थे किसके, मराठास पिंडारीज के, ठीक है। अंडर दिस रिलीफ द ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट्स वर कम टू अनफाउंड, मीन्स द जागीरदार्स feudals exploiting the peasant farmers by announcing tax। तो दिस इज द मेन रीजन कि इसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्राउंड लेवल जो प्रॉब्लम्स होती थी ना वो दूर चली गई थी। मतलब जो पहले राजा जो सामंत जो कितने कनेक्ट थे अपने प्रजा से, वो धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ कि उनके बीच में गैप बढ़ता गया। और जब गैप बढ़ता गया तो फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता गया। किसके द्वारा, कोई जागीरदार, कोई फ्यूडल्स, या कोई अंग्रेज का कोई ऑफिसर या ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, बाय अनाउंसिंग टैक्स, जो कि टैक्स ज़्यादा बढ़ता रहा, ठीक है। ब्रिटिशर्स आल्सो स्टार्टेड मेयो कॉलेज इन 1873 एंड इंट्रोड्यूस राजपूत किंग्स विद वेस्टर्न आइडियाज एंड अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरी दैट planted British thinking among these future rulers of Rajasthan, and this led to increase in tax in the kingdom। अब देखो इस लाइन का मतलब ऐसा है कि देखो काफ़ी लोग ऑफेंड होंगे, बट दिस इज सैड रियलिटी। देखो ब्रिटिशर्स की क्वालिटी ये थी कि वो क्या किए थे, जैसे इंडिया में उन्होंने मैं कह सकता हूँ कदम अच्छे डाल दिए थे, तो उन्होंने क्या सोचा था और ये किया भी कि वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न जो थिंकिंग है, वेस्टर्न आइडियाज़ है, इसको हम इंडिया में लाएं और इंडिया में इस तरह से फैला दें जो आज के प्रेजेंट के टाइम में भी निकला नहीं है। तो उस टाइम उन्होंने कोशिश करी। तो क्या किया उन्होंने कि हर जगह अलग अलग अपने अपने कॉलेज बना दिए। जैसा कि कॉलेज का एग्जांपल दे दो, मेयो कॉलेज वहाँ पर आया जो 1873 में इस्टेब्लिश कर दिया था। फिर उसके बाद में जो जो नए जो यंग प्रिंस निकल रहे हैं, जो यंग जो राजा फ्यूडल्स के जो मतलब बच्चे निकल रहे हैं, तो उन सबको क्या किया, उन सबको ये रिक्वेस्ट करी राजाओं को कि आप अपने बच्चों को हमारी जो नई वेस्टर्न कॉलेज है वहाँ पर एडमिट कराइए, मतलब वहाँ पर एडमिशन दिए। अब राजाओं ने वहाँ पर एडमिशन करवा दिया, ठीक है, और उनको बताया कि ब्रिटिशर्स की कितनी लग्जरी लाइफ है, ये है फलाना ढिंकाना जो भी है। तो उससे क्या हुआ कि जो फ्यूचर में जो राजा बनने वाले थे या फ्यूचर में जो रूल करने वाले थे या फ्यूचर में जो भी मतलब मैं कह सकता हूँ फ्यूडल्स जागीरदार से जो भी होने वाले थे, तो उस पर क्या था उनके माइंड सेट में वो मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर रूलर्स ऑफ राजस्थान लेट टू इंक्रीज टैक्स इन द किंगडम। मतलब उनका जो दिमाग है ना उस हिसाब से बना देना कि ब्रिटिशर्स के वेस्टर्न थिंकिंग के हिसाब से, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके हिसाब से चलने लग गए थे बाद में। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ बट मोस्ट ऑफ, ठीक है ना, सब मतलब मोस्ट ऑफ लोग उनकी थिंकिंग के हिसाब से चलने लगे। मतलब उनकी थिंकिंग क्या होती थी कि लोगों का मतलब नहीं देखना, हमको फ़ायदा उठाना, बस हमको अपना मतलब देखना है। तो अपना मतलब टैक्स, हमको क्या करना है, दिस लेड टू इंक्रीज इन टैक्स इन द किंगडम, जिसकी वजह से क्या बढ़ गया, टैक्स। और लोगों की इच्छा, लोगों की दर्द, लोगों के दुख वो चीज़ देख नहीं पाए। इसकी वजह से बाद में जब हम पढ़ेंगे ना, प्रजामंडल पढ़ते हैं, प्रजामंडल है, जन आंदोलन है, ये सब क्यों हुए थे, इसकी वजह से हुए थे, ठीक है ना। हमको यह समझना चाहिए, आपको भूमिका बना रहा हूँ एक तरह से, कैसा तो स्टार्टिंग से आपको एक बना रहा हूँ मैं कैसा चीज़ हुई थी, ठीक है। और क्या क्या रीज़न थे वो रीज़न पढ़ते थे। अब देखो इसमें एक सिस्टम है कि उस टाइम क्या होता था, देखो उस टाइम जैसे आज की ना प्रॉपर्टीज़, अपने पास पट्टा है, अपने पास रजिस्ट्री है, अपने पास बेचानामा, ये सब चीज़ें होती थी। उस टाइम दो टाइप की ओनरशिप होती थी लैंड की। कितनी होती थी, दो टाइप की ओनरशिप। पहली ओनरशिप होती थी खालसा, दूसरी ओनरशिप होती थी जागीर। अब खालसा का मतलब जैसे मान लेते हैं जैसे कोई राजा है, ठीक है, उसके अंडर में ज़मीन पड़ी है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको ज़मीन दो तरह से दे सकता है। एक तो दे सकता है खालसा, एक दे सकता है जागीरदार। खालसा का मतलब क्या होता है, लैंड ओनरशिप राजस्थान। खालसा लैंड मतलब डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। मतलब रूलर ने
डायरेक्ट उस पर कंट्रोल कर दिया। मतलब अगर मैंने कोई ज़मीन को खालसा डिक्लेयर कर दिया तो वो उस रूलर की ज़मीन हो जाएगी, उस पर जो भी रेवेन्यू, उस पर जो भी काम, जो भी अथॉरिटी आएगी, सब रूलर के डायरेक्ट कंट्रोल में होगी। और दूसरे टाइप की ज़मीन कैसे देने लग गया, जागीर लैंड, जो कि फ्यूडल्स के कंट्रोल में थी, या उसको हम क्या बोलते हैं, जागीरदार। मतलब एक प्राइवेट पर्सन, दूसरा पर्सन, हालांकि वो मैं कह सकता हूँ राजा के अंडर में या राजा के नोन में होता है, गारंटीड है, तो उसको ये ज़मीन दे दो और उसको बोलो कि ये ज़मीन मैं आपको जागीर दे रहा हूँ, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मुझे इसका थोड़ा सा पार्ट या थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट जो भी होगा उसका पार्ट मुझे देना है। तो वो आदमी क्या जाता था, वहाँ जाता था, जो भी जागीर होता था या जो भी फ्यूडल होता था वहाँ जाता था, वो ज़मीन पूरी उसी की हो जाती थी, उस पर जो भी रेवेन्यू कमाया, जो भी पैसा कमाया वो कमाता था और उसका कुछ पार्ट राजा को डोनेट कर दिया, राजा को दे देता था। तो ये चीज़ होती थी खालसा और जागीर। तो खालसा और जागीर के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, फार्मर्स हैड टू पे एडिशनल टैक्सेस इन एडिशन टू द लैंड रेवेन्यू टैक्स एंड हैव टू परफॉर्म फोर्स लेबर एंड बॉन्डेज लेबर। अब ये तो पता है कि ये टैक्स तो हो गए थे, लेकिन इसके बाद क्या इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिए। जैसे आज के टाइम में कैसे ज़मीन अपन लेते हैं तो उस पर टैक्स, फिर हम रजिस्ट्री कराते तो उस पर टैक्स, ज़मीन बेचते फिर भी टैक्स, और जो प्रॉफिट है उस पर भी टैक्स। तो ये टैक्स पहले से चल रहा था और आज भी चल रहा है, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट ये आप समझ सकते हो। तो फार्मर टू पेड एडिशनल टैक्स इन एडिशन टू द लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू जो भी हम पैसा कमाते थे, जमीन पे जो पैसा कमाते थे उस पर भी टैक्स लगता था। और हैव टू परफॉर्म फोर्स लेबर एंड बॉन्डेज लेबर। मतलब जैसे कोई फार्मर है, वो बोलता है कि मुझे इस जमीन पे काम नहीं करना, लेकिन उसको फोर्सली बोलेंगे कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम नहीं करेंगे तो उनको मारते थे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, मजदूरी। मतलब फोर्स लेबर तो इसको बोलते थे। बंधुआ मजदूरी में ऐसा है कि आपको जबरदस्ती बैठाएंगे और आपकी सिर्फ ये होगा कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको मार देंगे। और पैसा की आप मत अवेश समझो कि पैसा मिलेगा बाद में, पैसे की बात नहीं है, आपको जबरदस्ती लगा देंगे और आप काम नहीं करोगे तो आपको मार देंगे। ये होता था बॉन्डेज लेबर, इसको क्या बोलते थे, बंधुआ मजदूरी। फोर्स लेबर ऐसा था जबरदस्ती काम कराना, मतलब आप कुछ, आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ भी थी कि देखो इतनी सारी एट्रोसिटी, आपको इतनी सारी गड़बड़ देखो, दिख रहा है आपको कितना मतलब वो पेन है। इसके बाद में क्यों हुआ फार्मर्स का इतना खून खोला, क्योंकि ये चीज़ हो रही थी, कंटिन्यू सहन करते जा रहे थे। फिर बाद में कभी कभार अकाल पड़ते थे ड्यूरिंग फेमाइन्स। दीज रूलर यूज टू फॉरगिव टैक्स ड्यू टू ड्यू बट टू द फिक्स टैक्स एंड मिलिट्री सर्विस दैट वर टू बी पेड टू ब्रिटिश फ्यूडल्स प्रेशराइज द पीसन टू पे टैक्सेस। अब देखो हमको पता है, जब ब्रिटिश से पहले मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब फेमाइन्स या कुछ भी अकाल पड़ते थे तो क्या होते थे, जो रूलर होते ना, ये सारे टैक्स क्या कर देते, भूल जाते थे, मतलब इसको फॉरगिव कर देते थे कि भाई सबको पता है कि भाई अकाल पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर इस टैक्स में, मतलब अकाल के अंदर कैसे आदमी खुद कमा, मतलब खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो टैक्स कैसे देगा। तो रूलर्स क्या करते थे उस टाइम पे, सब टैक्स को माफ़ कर देते थे कि चलो ठीक है, जिस साल में अच्छी बारिश होगी, जिस साल में अच्छी उपज होगी, अच्छी खेती होगी, तो उस टाइम आप टैक्स दे देना। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए थे और ब्रिटिशर्स को फिक्स हमको पेमेंट देना पड़ता था, वो टू बी पेड फिक्स टू ब्रिटिशर्स, तो उस वजह से क्या होता था, जो फ्यूडल्स होते सामंत, ये प्रेशराइज करते थे किसको, पीजेंट्स को, टू पे द टैक्सेस। तो ये भी चीज़ बहुत गड़बड़ होने लगी थी। अब पीजेंट बोला हम कमा खुद खा नहीं पा रहे और आप हमको प्रेशराइज कर रहे हो पेमेंट करने के लिए। लेकिन अब इसमें फ्यूडल्स भी मजबूर, सामंत लोग भी मजबूर, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी करी थी साइन किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स फिक्स अमाउंट का पैसा मांगते थे टैक्स, और उनको देना ही पड़ता था। तो वो भी प्रेशराइज, और वो जबरदस्त प्रेशराइज करते थे फ्यूडल्स को, जो भी जागीरदार थे, जो भी रूलर्स थे, कि हमको पेमेंट दो। तो इस वजह से भी ये चीज़ होने लग गई थी। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश इंटरवेंशन एंड कंट्रोल इन स्टेट इंक्रीज, दस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक्स। मतलब 20th सेंचुरी में ब्रिटिश का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन हो गया था कि जो कंट्रोल ऑफ द स्टेट था इंक्रीज बढ़ गया, मतलब बढ़ गया था, जिसकी वजह से क्या होता कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई लेवल हो गया था। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा वैसे बढ़ता गया। नाउ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर इंक्रीज्ड एंड दे वर मेड टू पे फॉर द लग्जरियस लाइफ स्टाइल्स ऑफ द किंग। देखो ये चीज़ ऐसा है कि मैं इस चीज़ में, ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ पूरा परफेक्ट नहीं है, मतलब हाँ हाफ परफेक्ट है, हाफ परफेक्ट नहीं है। कैसे, देखो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ता है हमको, राजा का भी समझना पड़ता है और पीजेंट्स का भी समझना पड़ता है। राजा की ये मजबूरी है कि उसको ट्रीटी साइन करनी पड़ी, उसने ट्रीटी साइन करी। क्यों करी, क्योंकि बार बार जो अटैक्स होता वो चीज़ सहन नहीं कर पा रहा था। वो एक तरह से क्या था, स्टेबल गवर्नमेंट या स्टेबल स्टेट बनाना चाहता था, तो उसने ब्रिटिशर्स के साथ में संधि करी। तो वो राजा के लिए अच्छा था, वो प्रजा के लिए भी अच्छा था, क्योंकि बार बार वॉर नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट सारा कंट्रोल लेने लग गए, तो वो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाने लग गए, ठीक है। तो फिर बाद में क्या किया कि वो अपनी, जो राजा लोग थे, कुछ लोग, सब नहीं, अपनी लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल, मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए वो उन्होंने टैक्स ज़्यादा बढ़ाए। तो उसके लिए जो गरीब गरीब जो किसान थे उनसे पैसे ज़्यादा टैक्स लेने लग गए। दिस लेड टू ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग फार्मर्स विच लेड अल्टीमेट टू ऑर्गेनाइज पीजेंट मूवमेंट्स। मतलब जिसकी वजह से क्या हुआ, एक डिसकंटेंट पैदा हो गया किसके बीच में, फार्मर्स और पीजेंट्स के बीच में, या आम नागरिक के बीच में। क्यों, वो उनके दिमाग में एक थॉट बैठने लग गया कि वो तो इतना आराम से रह रहे हैं, उतना अमीरी में रह रहे हैं, और हमको यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से हमको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इस तरह से टैक्स काटा जा रहा है कि मतलब कुछ सहन नहीं हो रहा।
भले फेमाइन हो या नहीं हो। तो ये चीज़ से क्या हो गया, अल्टीमेटली लेड टू ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, द पीजेंट्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ एट्रोसिटीज एंड इनह्यूमन टॉर्चर दैट केम देयर वे। वेरियस पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन दिस, मतलब पीजेंट के साथ ये एट्रोसिटी हो रही थी तो वो उस चीज़ से डरे नहीं। तो उन्होंने इसके खिलाफ में क्या किया, उन्होंने खूब सारे आंदोलन किए। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन, जैसे बिजोलिया है, बेगू है, मारवाड़ है, शेखावटी है, और खूब सारे पढ़ेंगे। कम से कम ये मैं बताऊँ आपको, ये जो वीडियो वाला सेशन है ना, जो पीजेंट मूवमेंट का, ये कम से कम 4-5 वीडियो में जाएगा। देखो मेरा ऐसा कोशिश है कि डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ही मजा आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या लिखा होता है, रिलेशन बिटवीन रूलर फेडरल एंड फार्मर्स रिमेन कॉर्डिनल टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब 19 शताब्दी से एंड तक मतलब ठीक ठाक था, मतलब अच्छा चलता था। बट जैसे ही मतलब ब्रिटिशर्स का एंट्री हुई, आफ्टर दैट सिनेरियो राजस्थान चेंज। एज अ रिजल्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ राजस्थान विटनेस मेनी पेजेंट मोमेंट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे पेजेंट मोमेंट्स हमको दिखे। तो यहाँ पर हमने अब ये चीज़ समझ ली कि पेजेंट मूवमेंट क्यों हुए राजस्थान में, क्या क्या इसके बेसिक रीज़न थे, और क्या क्या चीज़ें क्यों मतलब हम ऐसे बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमारा आज का टॉपिक का पहला पीजेंट मूवमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कैसे स्टेप से पढ़ना है। पहले पढ़ना पड़ेगा कि बिजोलिया क्या है, एक जगह का नाम है, कहाँ स्थित है, किस राजा से रिलेटेड है, और यहाँ पर क्या काम हुआ और क्यों इसका नाम प्रसिद्ध है, ये हमको चीज़ें पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज पीजेंट। तो बिजोलिया की जब भी बात करते हैं तो बिजोलिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि पहला ऑर्गेनाइज पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान वॉज कौन सा, तो डेट वॉज बिजोलिया मूवमेंट। ठीक है, अब बिजोलिया जगह कहाँ पर है, तो बिजोलिया देखो एक्चुअल में आज का भीलवाड़ा है, वहाँ पर बिजोलिया एग्जिस्ट करता है, जो उस टाइम मेवाड़ रीजन के अंदर आता था। ठीक है, जो कि ए क्लास कैटेगरी वेसल था किसका, मेवाड़ का, जिसके अंदर 79 विलेजेस आते थे। ठीक है, तो देखो उसमें भी क्या होता था, हर स्टेट के अंदर क्या क्लासेस में वेसल्स बांटे गए थे, ए बी सी। ठीक है, तो जितना बड़ा क्वालिटी का मतलब क्वांटिटी का होता था उसको हमने ए सेक्शन दिया, जैसे छोटा तो बी, इससे छोटा तो सी। तो उस टाइम बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर जो आज के टाइम में, उस टाइम मेवाड़ का पार्ट था, जो क्लास ए कैटेगरी वेसल के अंदर आता था, जिसके अंदर 79 विलेजेस थे। तो आप समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेवाड़ के लिए। इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था अशोक परमार, राव अशोक परमार वॉज द फाउंडर ऑफ दिस वेसल विच इज बिजोलिया। ठीक है, जो कि मतलब रेजिडेंट थे कहाँ के, यूपी के। ठीक है, अब इनका यूपी का यहाँ का रिलेशन है, क्योंकि ये थे जागीर, जहाँ भी रहते थे ये जागीर थे किसके, यूपी के अंदर, भरतपुर के स्टेट के अंदर रहते थे। ठीक है, अब इनकी खासियत ऐसे कि आप दिमाग में आएगा सर ये भरतपुर के यहाँ पर कैसे आ गए भीलवाड़ा के अंदर। तो उस टाइम जो अशोक परमार थे, इन्होंने क्या पार्ट लिया था एक बैटल के अंदर, जो हम बैटल हिस्ट्री में पढ़ते हैं अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, जो कि राणा सांगा की लड़ाई थी, किसकी थी, राणा सांगा की लड़ाई। तो उस लड़ाई के अंदर अशोक परमार ने राणा सांगा का हेल्प किया था, और राणा सांगा की हेल्प करते करते राणा सांगा जिसमें उस लड़ाई के अंदर विजेता रहे थे, और उन्होंने इस चीज़ को खुश होकर उन्होंने क्या किया, ऊपर माल का जो वेशल है ये पूरा पूरा राणा सांगा ने किसको गिफ्ट कर दिया, एज अ रिवॉर्ड किसको गिफ्ट किया, अशोक परमार को। सो ही अवॉर्डेड द वेसल ऑफ उपरमाल बाय राणा सांगा। ठीक है, तो उपरमाल का जो हेडक्वार्टर था वो था बिजोलिया, एंड बिजोलिया वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ उपरमाल फीफडम। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि अशोक परमार को ज़मीन कैसे मिली, अशोक परमार भरतपुर का था, और इसको भीलवाड़ा की जो बिजोलिया ज़मीन कैसे मिली। अब इन्हीं के जो वंशज आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे वो ठिकाना बढ़ता रहा और उसकी जागीरदार होते रहे। ठीक है, तो ये हमने हिस्ट्री पढ़ ली कि बिजोलिया की हिस्ट्री क्या है। अब मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हियर वर फ्रॉम धाकड़ कास्ट। तो यहाँ के जो फार्मर्स है ज़्यादातर कौन सी कास्ट के हैं, धाकड़ कास्ट के। आगे पढ़ेंगे कृपा जी और रूपा जी धाकड़ जी के बारे में। तो यहाँ के सबसे ज़्यादा फार्मर्स कौन से थे कास्ट के, धाकड़ कास्ट के थे। ठीक है, राव केशवदास फ्रीड बिजोलिया फ्रॉम ऑक्यूपेशंस ऑफ मराठास एंड वॉज हेल्प्ड बाय दीज फार्मर्स। एक बार, कई बार ऐसा बताया प्रीवियसली कि मराठास काफ़ी अटैक करते थे, तो मराठा ने भी इस पर कंट्रोल कर दिया था। तो राव केशवदास के साथ में जो फार्मर्स थे कौन से, धाकड़ कास्ट के, मिल के मेवाड़ मतलब जो मराठा थे उनको यहाँ से भगा दिया था, और ये वापस बिजोलिया को फ्री कर दिया था। अब देखो बात करते हैं, मेन अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। इन 1894 राव किशन सिंह बिकम द हेड ऑफ वेसल एंड इंक्रीज द टैक्स एंड रेंट फॉर फार्मर्स। अब 1894 के अंदर राव किशन सिंह बन गए थे यहाँ के कौन, सामंत या जागीरदार, हेड बन गए थे। ठीक है, किस वेसल के, बिजोलिया के। उन्होंने क्या किया था कि लगते ही उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया और रेंट सारे फार्मर्स के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, और हालांकि कहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर टोटल जो उस टाइम जो टैक्स लगते थे वो 84 टाइप्स के टैक्स लगते थे। कितने लगते थे, 84 टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स वर कलेक्टेड फ्रॉम दिस फार्मर्स। तो आप सोच सकते हो कि कितना टैक्स देना पड़ता था, कितना हालत ख़राब थी।
ठीक है। दोज रीजन वाई द मूवमेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट वॉज लता एंड कुंता मेथड। ये एक मेथड थी, इसके अंदर क्या होता था, पॉपुलर फॉर टैक्स असेसमेंट बट ऑलमोस्ट दैट हाफ ऑफ फार्मर प्रोड्यूस वुड गो टू इनटू टैक्सेस। इसके अंदर भी होता था कि अगर फार्मर 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 50 रुपया एज ए टैक्स चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, 50%। तो ये बहुत गलत होने लग गया था। ठीक है, तो इस चीज़ से भी दिक्कत होने लगी थी यहाँ की जो भी फार्मर्स के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या एक तरह से क्या स्पार्क स्टार्ट हो गई थी। स्पार्क कहाँ से स्टार्ट हुई थी आंदोलन की? राव किशन सिंह से, जिन्होंने खूब सारे टैक्स बढ़ा दिए थे। ठीक है, देखो ऐसा है कि 84 टैक्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स है, ये एकदम उन्होंने नहीं किए थे। जैसे कुछ कुछ साल में कुछ कुछ टैक्स बढ़ते रहे, किसी न किसी में बढ़ाते थे, तो उस टाइम पे 84 टाइप्स के टैक्स हो गए थे। ठीक है, अब बिजोलिया मूवमेंट देखो पढ़ना किस टाइप से पढ़ना होता है, देखो इसका फेज था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, चलो लाइन लिखी नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, इट वॉज लॉन्गेस्ट पीसेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है कि ये इंडिया का सबसे लंबा पीसेंट मूवमेंट था। कौन सा था सबसे लंबा? इंडिया का कहो या आरजे का, कैसा भी कहो। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 1897 एंड इट वॉज एंडेड इन 1941। तो ये काफ़ी लंबा हमारे पास कह सकते हैं कि पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए इसको पढ़ने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको 3 फेज में इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। अभी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज ईयर के हिसाब से डिवीजन है, और इसमें जो जो लीडर्स ने जो भूमिका निभाई या जो जो इंपॉर्टेंट थे उनके हिसाब से भी इसको डिवीजन किया हुआ। कैसे? जो फर्स्ट फेज था वो 1897 से लेकर 1915 तक था, जिसके अंदर जो मेन हीरो या मेन जो काम कार्यकर्ता थे वो थे साधु सीताराम दास। सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सेकंड फेज था 1916 से 1928, जिसके मेन लीड थे विजय सिंह पाथिक। और थर्ड फेज था 1929 से 1941, जिनके मेन लीड थे राम नारायण चौधरी, जिसके अंदर माणिकलाल वर्मा का भी नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये 3 फेज है। हमको ये 3 फेज भी पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में से आ जाए कि इन हाउ मेनी फेज दैट बिजोलिया मूवमेंट है वॉज, या जो हुआ था तो वो 3 फेज में हुआ था। कितने फेज में हुआ था? 3। तीनों फेज आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब पढ़ते धीरे धीरे डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ है। इन 1897 मेनी फार्मर्स ऑफ बिजोलिया गैदर्ड एट गिरधारापुरा, मेवाड़, बिजोलिया, एट द फ्यूनरल मास ऑफ अ पीजेंट गंगाराम धाकड़, and with the encouragement of Sadhu Sitaram Das, decided to send Nanaji Patel and Thakri Patel to meet Maharana of Mewar to complain about the atrocity of the Jakidar. अब जैसा पहले बताया था कि यहाँ पर 84 टाइप के टैक्स लगते थे, तो क्या हुआ था कि यहाँ पर कुछ मैं कह सकता हूँ कि एक प्रोटेस्ट टाइप में कुछ हुआ था। उसके अंदर जो गंगाराम धाकड़ थे, एक फार्मर थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उनकी जब डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि वहाँ पर कौन सी जगह पे इनका सब गैदरिंग हुई थी? गिरधारपुरा बिजोलिया के अंदर यहाँ पर गैदरिंग हुई थी जब इनके फ्यूनरल के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ था, साधु सीताराम दास जी ने वहाँ पर थे, उन्होंने देखा था कि इतनी सारी एट्रॉसिटी के बाद में ये इतने सारे हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने वहाँ से उन सबको सजेस्ट किया कि आप यहाँ से 2 जिन्हें सेलेक्ट करो और वहाँ पर जाओ, कहाँ पर? मेवाड़ के महाराणा के पास, मेन राजा के पास में, और जाके सब जागीरदारों के जो जो ये राव किशन सिंह जो कर रहे थे, जितने टाइप के टैक्स लगा रहे थे, ये सब पीड़ा वहाँ पर बताइए। तो उन्होंने किस किस लोगों को सेलेक्ट किया था? 2 जिनों को सेलेक्ट किया था, एक तो नानाजी पटेल, एक ठाकरी पटेल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल को कहाँ भेजा गया था? कि मेवाड़ के पास भेजा गया था। किस चीज़ के लिए? टू कंप्लेन अबाउट एट्रॉसिटीज ऑफ द जागीरदार। ठीक है, तो महाराणा को ये पता चल गया, मतलब मेवाड़ के थे, उन्होंने क्या किया फिर हाथ वो क्या भेजेंगे? इंक्वायरी कमीशन भेजेंगे। देखो कोई भी आता है उसकी बात थोड़ी मानेंगे, अगर उसने कोई चीज़ बोली तो हाँ चलो ठीक है इस पर अमल करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? अपने यहाँ से कमीशन भेजेंगे। तो मेवाड़ स्टेट से कमीशन आया। ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर आया कहाँ पर? बिजोलिया में। उसने क्या पाया कि फाउंड द कंप्लेंट टू बी करेक्ट। उसने देखा कि हाँ भाई जो कंप्लेन आई वो बिल्कुल एक्यूरेट है, एंड बट स्टिल नो एक्शन वॉज टेकन। ठीक है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया। भले वहाँ भेजा लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिस इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ राव किशन सिंह एंड पनिश द पीजन हु सेंट टू उदयपुर। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फार्मर वॉज फेल्ड। सो दिस वॉज लाइक अ फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, पहला अटेम्प्ट क्या था कि सीधी सी बात है, अगर देखो मेरे यहाँ पर कोई जागीरदार मतलब ऐसा एट्रॉसिटी या मतलब कह सकता हूँ कि बहुत अगर शोषण कर रहा है किसी का भी, मतलब अगर कोई फार्मर्स का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का जो राजा है ना उसको जाके बोलूँगा सर हमारे साथ ये गलत हो रहा है। अब राजा क्या करेगा उस पर डिपेंड करता है। राजा के पास गए थे, 2 जने गए थे, राजा से वहाँ पर कोई इंक्वायरी कमीशन आई लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जो काम नहीं हुआ तो वहाँ का जो जागीरदार था उसको एकदम मैं कह सकता हूँ कि जोश आ गया और उसको ज़्यादा स्पिरिट आ गया। उसने क्या किया कि जो जो लोग गए थे और जो जो लोग इस मीटिंग में शामिल थे सबको पनिश करना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये जो पहला जो अटेम्प्ट था ये अटेम्प्ट प्रॉपरली प्योरली फेल हो गया था, क्योंकि इसमें जो राजा थे उन्होंने कोई मदद नहीं करी थी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में राव सिंह किशन सिंह ने ये चीज़ गुस्सा होकर उन्होंने एक और टैक्स नया इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कब इंट्रोड्यूस किया था? 1903 के अंदर। याद रखना डेट, इसका नाम है चांदवारी लाग या चांदवारी का टैक्स।
अब इसका मतलब ये होता है कि एक टैक्स होता है, जैसे मान लेते हैं कि कई शादी हो रही, ठीक है, कि कोई लड़की की शादी हो रही, तो लड़की की शादी पे उसके जो फादर, मतलब जो लड़की वाले घर वाले होंगे, उनको 5 रुपये एज अ टैक्स देना पड़ेगा। ये एक तरह से लागवारी चंदवारी लाग कह सकते हैं, ये टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो भी बहुत हालत ख़राब हो जाती थी कि पर्सन हैज़ टू पे 5 रुपीज़ ऑन द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर एज अ टैक्स। सो इन्होंने ये चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस कर दी थी। अब इसकी वजह से क्या आता था, फार्मर्स वॉन्ड किशन सिंह दैट दे विल नॉट कल्टिवेट हिज लैंड, एंड सो ही वेव्ड दोज टैक्सेस एंड आल्सो अनाउंस टू रिड्यूस द रेट ऑफ रेंट ऑफ हाफ। इसके बाद ये हुआ था कि फार्मर्स ने क्या बोला कि किशन सिंह को मैं कह सकता हूँ धमकी दी थी या वॉर्न किया था कि अगर आपने ये टैक्स कम नहीं किया तो हम आपकी ज़मीन पे कल्टीवेशन रिड्यूस कर देंगे। और उसको भी पता था, मतलब जो जागीरदार थे उनको भी पता था कि अगर यहाँ पर कल्टीवेशन रिड्यूस कर दिया तो इनकम या रेवेन्यू जनरेट कम होगा, उससे क्या होगा, नुकसान राव किशन सिंह का ही होगा। तो इसने क्या किया, इसने अनाउंस कर दिया टू रिड्यूस द रेट टू हाफ, उसने आधी कर दी। सो दिस इफ सक्सेस बाय फार्मर्स बिकम द कॉर्नरस्टोन ऑफ द फ्यूचर मोमेंट। तो इससे क्या हुआ, एक थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि नॉट सेइंग दैट 100% सक्सेस हो गई थी, कुछ परसेंट सक्सेस हुई। उससे क्या हुआ कि फ्यूचर में जो मोमेंट होने वाला उसके लिए कह सकता हूँ कि एक भूमिका बन गई थी कि हमारी अगर हमको कोई ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहा है और हमारी बात नहीं माना, को जबरदस्ती काम कर रहा है, तो हम अगर उसकी बात या उसको नॉन कॉपरेट करें, तो वही गांधी जी बोलते थे नॉन कॉपरेट, तो उससे क्या हमारी बात बना सकते हैं। ये चीज़ की और वहाँ पर राव किशन सिंह उस टाइम मान गया था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी, उसके बाद में उनकी जब डेथ हुई थी राव किशन सिंह की, हाथात उसके बाद में डेथ हो गई थी, तो उनके बाद में क्या था, उनका कोई हायर नहीं था, मतलब हायर इन द सेंस उनका कोई बेटा नहीं था। ये लिखा आफ्टर डेथ ऑफ राव सिंह इन 1906, 3 साल बाद में, विदाउट अ हायर। तो अगर कोई हायर नहीं होगा तो फिर वो बाद में जागीर बने, वो कौन बनेगा, तो वो जागीर बना था पृथ्वी सिंह, जो कि कामा से थे। इनको यहाँ का जागीरदार बनाया गया था, ठीक है। अब नया जागीरदार बना था, वो ब्लड लाइन तो खत्म हो गई थी पूरी, क्योंकि उनका कोई मैं कह सकता हूँ हायर नहीं था। अब सिस्टम ऐसा होता है, देखो अपने यहाँ पर राजस्थान में, कि अगर किसी भी जागीरदार या किसी भी चीज जगह का कोई नया जागीरदार बना जाता है, मतलब एज अ नया जागीरदार बनता है, तो उसको एज अ जागीरदार के रूप में टैक्स देना पड़ता है राजा को। किसको देना पड़ता है, राजा को, मतलब टैक्स या बड़ी एक मोटी रकम देनी पड़ती है। ये लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन पृथ्वी सिंह हैड टू पे द सक्सेशन फी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज तलवार बंधाई। तो तलवार बंधाई के लिए उसको एक टैक्स देना था, किसको, राजा को। अब उसको अपनी जेब से देना था, लेकिन उसने क्या किया, फार्मर्स पे खूब सारा टैक्स थोप दिया और फार्मर से पैसे कमाने की कोशिश करी और उस पैसे को वहाँ पर देने की उसने कोशिश करी। मैं पैसा, मैं कह सकता हूँ इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा, पैसे से आप समझ सकते हो कोई करेंसी या कुछ कीमती चीज़। Therefore, he imposed a new cost of talwar bandai on the public and also ended all concession given by former जागीरदार किशन सिंह। तो इसने जो पहले जो टैक्स लग रहे थे वो तो वापस स्टार्ट कर दिए, फिर बाद में और टैक्स लगा दिया, कौन सा, तलवार बंदाई वाला। मतलब वहां के लोगों पे ही बोल दिया कि आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। तो और दिक्कत खड़ी कर दी। पहले तो फार्मर्स तो को रिलीफ मिल गया था कि चलो राव किशन सिंह तो बात मान ली, 50% टैक्स कम कर दिया, आनंद हो गया। बट अब क्या हो गया, नया आया तो इन्होंने क्या किया, तलवार बंदाई के चक्कर में टैक्स हम पे करने लगे और जो पहले टैक्स था वो भी सारा लगा दिया। तो इस चीज़ से दिक्कत होगी। साधु सीताराम दास थे, कौन थे, साधु सीताराम दास। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ या अपने जो कलीग के साथ में मिलकर एक मित्र मंडल बनाया, ठीक है, एंड वर्क टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस करने के लिए इन पर काम किया। उसी टाइम पे हाथों हाथ 1914 में पृथ्वीराज सिंह डायड, ठीक है, एंड इज माइनर सन केसरी सिंह बिकेम द वेसल लॉर्ड। तो ये जो मित्र मंडल बना था उसी टाइम पे पृथ्वी सिंह थे, उनकी डेथ हो गई, तो इनके जो छोटे बेटे थे, माइनस सन थे, केसरी सिंह, वो बन गए थे वेसल के लॉर्ड, ठीक है। बिकॉज केसरी सिंह वॉज माइनर, मतलब क्योंकि वो छोटा था, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंटेड टू रन द गवर्नमेंट, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट चलाने के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनाए गए, ठीक है। क्योंकि वो माइनर था, वो भी शासन कर नहीं सकता था, छोटा था। सो द मेवाड़ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सम रिलैक्सेशन टू फार्मर्स। तो उसमें क्या हुआ, मेवाड़ गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था उस पर, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ पे कंट्रोल किया, प्रोवाइड सम रिलैक्सेशन टू फार्मर्स, बट द ऑफिशियल्स ऑफ वैशल डिड नॉट लेट देम बेनिफिट ईच फार्मर्स। कुछ कुछ मिला था, मतलब कह सकता हूँ आसानियाँ मिली थी, बट सबको नहीं मिल पाया था, ठीक है। उसी टाइम क्या होता, हाथों हाथ वर्ल्ड वॉर 1 का स्टार्ट हो गया था, मतलब आगमन हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 हमको पता है 1914 से 1919 तक चला था, और 1914 की बात करें उस टाइम ही हुआ था। तो उसमें क्या होता, आउट एंड एवरी वेसल वॉज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मनी इन द वॉर नेस्ट। अब इस चैलेंज का मतलब क्या, देखो सबको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर जब थे ना, यूके के अंदर, वहाँ बहुत खर्चा होता था, तो ब्रिटिश बोलते थे कि हमको पैसा चाहिए, और ब्रिटिशर्स ने जहाँ भी कब्जा करके रखा हुआ, जहाँ भी कॉलोनाइजेशन किया हुआ था, वहाँ सबसे पैसा वो ऐंठते थे। तो वहाँ पर भी प्रेशर आया था कि हमको पैसा चाहिए, तो वॉर नेस्ट के लिए। तो
जो भी वेसल था यहाँ का, जो भी राजस्थान का, सब पे प्रेशर बना देता कि हमको पैसा चाहिए। सो द जागीरदार पास्ड अ बर्डन ऑन द फार्मर। वापस अगेन जैसे चल रहा बंदे का बर्डन था, वैसा वैसा जो अब केसरी सिंह थे तो उन्होंने भी ये बर्डन किस पे डाल दिया, फार्मर्स पे डाल दिया। ठीक है, तो जागीरदार पास द बर्डन टू फार्मर्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन, और खराब होगी। सो फॉर्चुनेटली इन 1916 दे गॉट क्वालिफाइड लीडरशिप ऑफ विजय सिंह पाथे। तो 1916 के अंदर विजय सिंह पाथे को लीडरशिप एज अ लीडर के रूप में बनाया गया, और वहाँ से विजय सिंह पाथिक का मैं कह सकता हूँ एज अ हीरो, एज अ न्यू कैरेक्टर स्टार्ट हुआ। मतलब इन द सेंस लाइक इससे पहले हम कौन मतलब पूरे मोमेंट में था साथ में, साधु सीताराम दास। अब 1916 के अंदर कौन स्टार्ट हो गए थे, विजय सिंह पाथिक। अब विजय सिंह पाथिक के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है कि विजय सिंह पाथिक का ओरिजिनल नेम क्या था, तो इनका नाम था भूप सिंह। क्या नाम था, भूप सिंह। अब इनका बॉर्न कहाँ पर हुए थे, ये 1873 में हुए थे, और ये यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका क्या है 1907 के अंदर रास बिहारी बोस के साथ में कॉन्टैक्ट बना और सत्येंद्र सयाल के साथ में कॉन्टैक्ट बना, और इन्होंने यहाँ से रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। 1916 में विजय सिंह पाथिक ने बिजोलिया मूवमेंट को ज्वाइन किया था। किसकी रिक्वेस्ट पे, साधु सीताराम दास, जो कि पहले से वहाँ पर एक्टिव थे, और साधु सीताराम दास ने बोला था कि आप इसकी प्रेसिडेंटशिप लइए। विजय सिंह पाथिक ज्वाइंट बिजोलिया मूवमेंट इन 1916 and tried to organize farmers through panchayats and told them not to deposit money in the war chest। तो उन्होंने क्या किया, 1916 में ज्वाइन कर दिया, उन्होंने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया पंचायत के अंदर, और सबको ये बोला कि जो आप ये जंग के लिए आप अपना पैसा क्यों दे रहे हो, आपकी जंग है ही नहीं, आप अपना पैसा क्यों दे रहे हो। तो ये चीज़ करी। तो उसी को चीज़ को लेके हाथों हाथ एक साल बाद में पाथिक ने एक उपरमाल पंच बोर्ड का निर्माण किया, जो कि 12 साल में हो गया 1917 में, और उसके अंदर श्री मन्ना पटेल को सरपंच नियुक्त किया। ठीक है, और उसमें क्या किया, पीजेंट्स को सारे को ऑर्गेनाइज किया। ग्रेजुअली द मोमेंट एक्सपांडेड। ये मोमेंट एकदम इतना बूम किया उपरमाल जो पंच मोमेंट था, क्यों, उसके बाद बड़े बड़े जो हस्ती, बड़े बड़े जो नेता लोग वो भी आ गए थे, जैसे माणिक्यलाल वर्मा का नाम भी यहाँ पर आ गया था, फिर रामनारायण चौधरी भी आ गया था जो थर्ड फेज में थे। ऑल्सो ज्वाइंटेड विजय सिंह पाथिक अप्राइज लोकमान्य तिलक अबाउट द मोमेंट, हु रोट टू महाराणा फतेह सिंह एंड प्रेशराइज्ड हिम। उस टाइम देखो जो पहले महाराणा थे, उस टाइम महाराणा फतेह सिंह थे, तो विजय सिंह पाथिक का जो ये चल रहा था, इतना सारा जो मोमेंट चल रहा था, इससे क्या मोटिवेट कौन हुआ या प्राइज हुए कौन, लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक ने क्या किया, एक लेटर लिखा किसको, महाराणा फतेह सिंह का, जो कि मेवाड़ के राजा थे, और उनको प्रेशराइज किया था कि ये चीज़ अब आपके यहाँ पर हो रही है और गलत हो रही है। और क्या क्या किया था पाथिक जी ने, तो पाथिक स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बिजोलिया मूवमेंट एट ऑल इंडिया लेवल थ्रू हिज न्यूज़पेपर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रताप। तो प्रताप न्यूज़पेपर किसका है, विजय सिंह पाथिक का। फिर हाथों हाथ इन द सेंस माणिक्यलाल वर्मा ने भी सॉन्ग्स लिखे, सॉन्ग का नाम क्या था, पंचीड़ा। तो पंचीड़ा सॉन्ग भी कहाँ पर गाया गया था, बिजोलिया के अंदर। किसके थ्रू द्वारा लिखा गया था, माणिक्यलाल वर्मा। इंस्पायर्ड बाय दिस तिलक रोट द इंग्लिश न्यूज लेटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मराठा। He also wrote letter to Mewar Fateh Singh stating that dynasty of Mewar has sacrificed a lot of freedom and supporting a revolutionary in the jail, state is matter of stigma for the great dynasty। तो इन्होंने सिंपल सा लेटर में ये लिखा था कि जो डायनेस्टी जहाँ पर इतनी वीरता की गाथा गाई जाती है और वहाँ पर जो क्रांतिकारी उनको जेल में डाल रहे हैं, तो ये आपकी मैं कह सकता हूँ कि जो भी डायनेस्टी है उसके खिलाफ है, उनकी वीरता के खिलाफ है। तो ये चीज़ लिख के इन्होंने लेटर भेजा था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इनके इन्फ्लुएंस से देखो अब कितने लोग अटैच हो गए, माणिक्यलाल वर्मा अटैच हो गए, रामनारायण चौधरी अटैच हो गए, विजय सिंह पाथिक अटैच हो गए। फिर बाद में यहाँ से कौन इंस्पायर हुआ था कि लोकमान्य तिलक, वो इंस्पायर हो गए थे। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में काम चल रहा था, जैसे प्रताप न्यूज़पेपर में विजय सिंह पाथिक का वहाँ काम चल रहा था, पंचीड़ा जो सॉन्ग बनाया था। फिर मराठा न्यूज़पेपर जो तिलक साहब का था वहाँ पर डाला था, उन्होंने लेटर भी पुट किया था, तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस पढ़ने लग गया था। 1918 में गांधी जी कॉल्ड पाथिक टू बॉम्बे सेशन। तो ये सब चीज़ हो रही थी, तो ये चीज़ का नाम हो गया था पाथिक जी का। तो इन सबको कहाँ बुलाया गया था, इनको बुलाया गया था बॉम्बे सेशन का, किसका, कांग्रेस का। 1918 में बॉम्बे सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर पाथिक को बुलाया गया था। किसने बुलाया था, गांधी जी ने। क्यों, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट बिजोलिया मूवमेंट के, बिजोलिया में क्या काम हो रहा है। फिर ये चीज़ सुनने के बाद गांधी जी ने बोला कि चलो ये ठीक है। तो गांधी जी ने अपना जो खुद का जो पर्सनल सेक्रेटरी है, जिसका नाम क्या है, महादेव देसाई, उसको बिजोलिया सेंड किया। ठीक है, ताकि पता करें जाके रियल में कि फार्मर्स की स्थिति कैसी है और उनको मॉरल सपोर्ट देवे, टू चेक द स्टेटस ऑफ फार्मर्स एंड ऑल्सो गिव मॉरल सपोर्ट फॉर द मोमेंट। वो सच में ये किया। ये चीज़ होने के बाद में क्या हो रहा था, मीनवाइल उदयपुर के अंदर जो मेवाड़ था, उनको ये मतलब मेवाड़ के जो राजा थे उनको ये सब चीज़ें पता चल रही थी। तो उनको लगा था कि सच में भाई ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक कमीशन सेटअप किया। ठीक है, तो उदयपुर स्टेट गवर्नमेंट यूनिट कंस्टिट्यूटेड बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन विच इज़ कॉल्ड एज बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन। कब हुई थी, 1919 में, अप्रैल। अब देखो आपको पता अप्रैल का वही टाइम 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ था कांड।
तो किस चीज़ से? टू इन्वेस्टिगेट ज्यूरिसडिक्शन और डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। अब फार्मर्स की डिमांड पूछने क्योंकि फार्मर्स तो प्रॉपर प्रोटेस्ट पे बैठे थे। अब वहाँ पर उस कमेटी में कौन कौन थे? ठाकुर अमर सिंह थे जो कि मुंशीराम थे, एक अफजल अली थे जज था, और एक बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद जी के नाम से ये कमीशन बना जो कि हकीम थे किसके? मांडलगढ़ के। ठीक है, वर मेंबर्स रिकमेंडेड अबॉलिशन ऑफ वेरियस लाग बाग। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो फालतू के जो लाग बाग लगे हुए एक्स्ट्रा उसको मतलब हमको यहाँ पर हटाना है। लेकिन मेवाड़ डिड नॉट पे हेड टू इट। मतलब इतने कोशिश के बाद, इस कमीशन के बाद भी मेवाड़ ने कुछ इस पर काम नहीं किया या नहीं हो पाया। फिर दिसंबर 1990 में पथिक वेंट टू अटेंड अमृतसर सेशन। फिर से एक सेशन हुआ किसका? कांग्रेस का। वो सेशन हुआ था कांग्रेस मतलब अमृतसर के अंदर, और वहाँ पर इन्होंने फिर से ये चीज़ रेज करी कि ये जो कहाँ मतलब दिक्कत हो रही बिजोलिया में, इसका कुछ इलाज करिए। तो जहाँ पर तिलक और केलकर ने क्या किया? इनका सपोर्ट किया, बट इट वॉज ड्रॉप्ड ड्यू टू अपोजिशन गांधी जी एंड मदन मोहन मालवीय। वहाँ पर क्या तिलक और केलकर ने तो इनका सपोर्ट किया था विजय सिंह पाठक का, बट वहाँ पर गांधी जी ने और मदन मोहन मालवीय ने वहाँ पर अपोजिशन कर लिया था। इस चक्कर में क्या हुआ था कि ये इशू जो था रेज किया था, इसको मैं कह सकता हूँ बैठा दिया था। सो ही वांटेड टू रेज दिस इशू थ्रू, तो वहाँ पर काम बना रही विजय सिंह पाठक का। तो विजय सिंह पाठक ने क्या किया कि वांटेड टू रेज थ्रू राजपूताना मध्य भारत सभा। वहाँ पर जाके इन्होंने सोचा कि वहाँ पर जाके बोलूँगा, जहाँ पर चेयरमैन कौन थे? भवानी दयाल। वहाँ पर सोचा कि वहाँ पर काम होता ही नहीं होता, बट वहाँ पर भी काम नहीं हो पाया। बट महाराणा डिडेंट वांटेड एनी आउटसाइड एजेंसी टू इंटरफेयर। ठीक है, तो महाराणा ये चाहते नहीं थे कि बाहर का कोई आदमी आके हमारे यहाँ पर काम या हमारे यहाँ पर आके बीच में बातें करें। तो वो चाहते थे कि हम आपस में बात करें। तो उन्होंने फिर से कमीशन भेजा। कौन सा भेजा? कमीशन इंक्वायरी के लिए। कमीशन का नाम नहीं एग्जैक्ट पता है, बट इंक्वायरी कमीशन भेजा। उसके मेंबर थे ठाकुर राज सिंह, ठीक है, दूसरे थे रामकांत मालवीय, और तीसरे थे तख्त सिंह मेहता। और उन्होंने बोला कि किसान पंचायत बोर्ड है, ठीक है, आज किसान पंचायत बोर्ड टू सेंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड टू उदयपुर। इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उदयपुर बुलाइए। ठीक है, तो इसके बाद में 15 लोग, कितने? डेलीगेशन ऑफ 15 मेंबर्स, जिनका हेड कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, प्रेजेंटेड द केस ऑफ फार्मर ओके इन द उदयपुर बिफोर द कमीशन। ठीक है, उदयपुर जाके ये सब चीज़ें बताई। कमीशन ने रिक्वेस्ट किया द स्टेट गवर्नमेंट दैट फोर्स्ड लेबर एंड टैक्स टू बी एबॉलिश। उन्होंने क्या बोला कि ये जो फोर्स लेबर और टैक्स है ये सब खत्म होने चाहिए। ठीक है, तो मदन मालवीय मेट महाराणा ड्यूरिंग दिस टाइम टू रिजॉल्व द इशू, बट महाराणा neither accepted the recommendation of the commission or advice of Pandit Malviya. On the other hand, the British government, while equating the Bijolia movement with the evolution of Russia, ordered to strictly suppress it. मतलब कहने का इन द सेंस है कि जो उदयपुर की गवर्नमेंट है, मतलब कह सकता हूँ ब्रिटिश, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने तो बोल दिया था कि ये जो चीज़ हो रही है ये चीज़ गलत हो रही है। देखो ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अगर यहाँ पर किसान नहीं कर रहे हैं कोई भी काम तो उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो इनका घाटा होगा। तो इन्होंने तो यहाँ पर प्रॉपर्ली अबॉलिश कर दिया था, ऑर्डर दे दिया था कि भाई ये जो टैक्स वैक्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सारा फोर्स लेबर सब हटा दो। लेकिन वहाँ के जो महाराणा थे वो ये चाहते नहीं थे कि बाहर का आदमी आके कोई मेरे पे मतलब कह सकता हूँ कि कोई इंजाम लगाया और मेरे पे बोले कि आप ऐसा करो वैसे करो, तो वो चीज़ कर नहीं रहे थे। तो यही लिखा था, बट द महाराणा इधर एक्सेप्ट, इन्होंने किसी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी, ना तो कमीशन की एक्सेप्ट करी, ना पंडित मालवीय की एक्सेप्ट करी। और वहाँ पर ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट while liquidating the Bijolia movement with the evolution of Russia ordered to strictly suppress it। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी कि ये चीज़ को सप्रेस कर लो फटाफट, वो चीज़ दोनों नहीं हो पाई। फिर बाद में जो तीसरा सेशन हुआ था किसका? कांग्रेस का, नागपुर कांग्रेस सेशन, जो कि 1920 में था। पाथिक, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, दिनकर जी, ये सब गए थे वापस। फिर से कहाँ गए थे? महात्मा गांधी के टाइम पे, महात्मा गांधी के पास, और उनको बोला था कि हम बिजोलिया सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो 1920 के अंदर जो INC सेशन हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, उनमें स्टार्ट हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिस इज व्हाट अ नॉन कॉपरेशन। ये भी पता है 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ के उस टाइम जो अपने राजस्थान के जो मैं कह सकता हूँ एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल AGG कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड, वो गए थे बिजोलिया, ठीक है, 1922 में ऑन द एड्रेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान सेवा संघ, जो कि थे माणिक्यलाल वर्मा, मोती पटेल, रामनारायण चौधरी, बट द फार्मर्स केस बिफोर देम। मतलब इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रेजेंट की, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट। मतलब भाई अगर वहाँ से कोई AGG आ रहे हैं, मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल विच इज़ कॉल्ड, मतलब इनका नाम क्या था? रॉबर्ट हॉलैंड, 1920 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट से, तो उनको कोई रिप्रेजेंट करने के लिए तो होगा ना, वहाँ बताने के लिए चीज़ यहाँ हो रही। तो कौन रिक्वेस्ट किया था? राजस्थान सेवा संघ ने किया था। ये सब सेवा संघ, मित्र मंडल, ये सब का मैं एक वीडियो में सबका दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। अभी स्टोरी समझिए। उन्होंने क्या किया था? जितनी भी चीज़ें ना, सब फार्मर्स की जो केस था उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट किया। और फरवरी 1922 के अंदर एक सेटलमेंट हुआ। क्या हुआ? सेटलमेंट रीच बिटवीन महाराणा एंड द फार्मर्स विद द एफर्ट्स ऑफ रॉबर्ट हॉलैंड। तो रॉबर्ट हॉलैंड के एफर्ट से एक एग्रीमेंट बनाया गया किसके बीच? महाराणा एंड फार्मर्स। एंड मोस्ट ऑफ द कॉस्ट एंड टैक्सेस वर रिमूव्ड एंड द अरेस्ट पीपल वर रिलीज्ड।
So this is victory. So this is also called as this won an unprecedented victory for the farmers. But this agreement was short lived. मतलब ये एग्रीमेंट तो हो गया था लेकिन इसका भी टाइम ज़्यादा लंबा चला नहीं था. बट दिस एग्रीमेंट वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड टैक्सेस वर इम्प्लीमेंटेड अगेन, फिर से होने लगे व्हेन राव ऑफ बिजोलिया गॉट मैरिड इन 1923. कब हुए? जब बिजोलिया के जो राव थे उनकी शादी हो गई थी 1923 में. तो उन्होंने क्या किया? ही वांटेड टू सीक फोर्स लेबर फ्रॉम द फार्मर्स. द फार्मर्स रिफ्यूज. इन 1923-26 वर डैमेज ड्यू टू ड्रॉट. और उस टाइम क्या हुआ था कि सूखा पड़ा था, और फिर से उस टाइम जो शादी हुई थी किसकी, जो कि नए नए राव बिजोलिया के राव बने थे, उनकी शादी हुई थी 1923 में. तो उन्होंने फिर से फर्स्ट फोर्स लेबर के बारे में बोला जो पहले मना कर चुके थे. तो वो वापस दिक्कत यहाँ पर स्टार्ट हुई. उसके बाद में क्या हुआ? ब्रिटिश कमीशन सेंट कमीशन. फिर से ब्रिटिश कमीशन ने एक क्या कह सकता हूँ, गवर्नमेंट ने कमीशन सेंड करी ताकि वो इशू पता करे मारवाड़ मेवाड़ में क्या इशू हुआ है. ठीक है, तो ये ट्रेंच का नहीं कह सकता मैं, कोई ब्रिटिश या ट्रेंच था. तो वो आए थे, कब आए थे? 1927 में. एंड फिक्स द रेवेन्यू फ्रॉम बरानी लैंड एज मोर एंड फ्रॉम प्यूअर लैंड एज लेस. ठीक है, ये बैरन है और वो जो मतलब कह सकता हूँ कि बंजर और एक उपजाऊ वाली ज़मीन में है बीच में. ठीक है, द किसान पंचायत वॉज कन्वीन इन. किसान पंचायत कब हुई थी? 1927 के अंदर. टू डिस्कस द इशू. राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा वर आल्सो प्रेजेंट. दोनों थे. कौन थे? राम नारायण चौधरी भी थे और माणिक्यलाल वर्मा भी थे. अब 1927 आ रहा है. मैंने बताया 1928 से 41 के अंदर किसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? राम नारायण चौधरी का. They give final decision on Vijay Singh Pathik who advised to vacate lands to other farmers at a new revenue. ठीक है, मतलब ये इस लाइन का मतलब ऐसा है कि देखो उस टाइम क्या होता, विजय सिंह पाठक ने ये बोला था कि अगर आप पे ज़बरदस्ती, मैं कह सकता हूँ कि बोलेंगे कि फार्मर्स को कि आप ज़मीन पे खेती करो, ये करो, वो करो, तो उन्होंने ऐसा मोटिवेट किया फार्मर्स को, तो बोला कि आप ज़मीन छोड़ दीजिए. अगर उन्होंने इस पॉजिटिव में सोचा था कि अगर आप ज़मीन उगाओगे नहीं तो आपको झक मार के वो जागीरदार आपको ज़बरदस्ती बुलाएंगे, बोलेंगे ठीक है आपकी बात मानेंगे. और उल्टा बढ़ गया पासा. कैसे? जैसे ज़मीन छोड़ी तो वहाँ के जागीरदार थे, उन्होंने किसी नए फार्मर्स को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया. अब ये जो चीज़ होगी, इस चक्कर में क्या हुआ, जो पुराने जो फार्मर्स थे जो मतलब लड़ रहे थे, उनकी तो ज़मीन ही चलेगी, उनका तो कमाई का स्रोत चला गया. तो ये सब गड़बड़ हो गया. तो इस चीज़ का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसने उठाई? विजय सिंह पाठक ने. ये लिखा था विजय सिंह पाठक टुक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड रिजाइंड फ्रॉम किसान सभा. इस वजह से क्या हुआ, उनका रेजिग्नेशन हो गया. और बाद में जो इंपॉर्टेंट नेता जो बचे थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे और रामनारायण चौधरी थे. So Manikilal Verma was the main leader of the movement in 1927. Now Manikilal Verma met Seth Jamnalal Bajaj and Hariba Upadhyay to accept leadership of movement. तो उन्होंने वहाँ मिला और उन्होंने बोला कि हम अभी आपके लीडर बनेंगे. बट बजाज सेपरेटेड पाथिक एंड रामनारायण चौधरी फ्रॉम मूवमेंट एंड हैंड ओवर टू द रून्स टू हरिभाई उपाध्याय. फिर बाद में क्या, पाथिक और रामनारायण दोनों अलग हो गए और वो जो पूरा जो कह सकता हूँ कि इसका जो कंट्रोल है किसका, या इसका जो मेंबर चेयरमैनशिप है किसान पंच बोर्ड की, किसको दे दी गई? हरिभाई उपाध्याय को. ठीक है, अब बिजोलिया का ये सब कांड हुआ. मतलब इतना सारा होने के बाद बिजोलिया का खत्म कब हुआ मामला? 1941 में, ऑन अप्रैल 1938. मतलब मेवाड़ प्रजामंडल बनी. कब बनी? मेवाड़ प्रजामंडल बनी. जो प्रजामंडल में बताएंगे, आगे पढ़ेंगे. यही प्रजामंडल थी क्या कि वो जो मतलब गवर्नमेंट के जो क्या, गवर्नमेंट इन द सेंस लाइक राजाओं के जो हो रहे थे, मैं कह सकता हूँ अट्रॉसिटीज़, ये ऐसा इसी को ख़त्म करने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए इस्टेब्लिश करी. और किसके लीडरशिप के अंडर? माणिक्यलाल वर्मा में. एंड महाराणा डिडंट वांटेड टू बिजोलिया या डिडंट वांटेड बिजोलिया मूवमेंट टू बी लिंक्ड विद प्रजामंडल मूवमेंट. ठीक है, अब यहाँ के पीएम था. तो देखो एक्चुअल पता है कि मेवाड़ के राजा को पता है कि बहुत गलत हो रहा है. मतलब बिजोलिया में अब तक जो इतने टाइम हिस्ट्री से 30 साल से 25 साल से जो हो रहा था, तो मेवाड़ के राजा नहीं चाहते थे कि इस चीज़ का प्रजामंडल के साथ में लिंक्ड हो. तो उन्होंने क्या किया, चीज़ को फटाफट सॉर्ट आउट करने के लिए जो पीएम थे मेवाड़ के, कौन थे? सर टी विजय राघवाचार्य. इनको भेज दिया. मतलब इन्होंने किसको भेजा? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को, जो कि उस टाइम रेवेन्यू के मिनिस्टर थे. कहाँ पर? बिजोलिया के अंदर, ताकि वो फाइनल सॉल्यूशन दे दें. ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ माणिक्यलाल वर्मा he accepted the demands of farmers and gave them their land. This was first major success of Manikilal Verma. This movement was the first comprehensive 44 years and powerful peasant movement of modern India. So this is very important कि modern India का सबसे पहला comprehensive मतलब बहुत लंबा, powerful मतलब बहुत ज़बरदस्त पावर रखने वाला, मतलब आपकी डिमांड एक्सेप्ट करनी है. कितनी बार एक्सेप्ट हुई, कितनी बार नहीं हुई, कितनी बार एक्सेप्ट हुई, कितनी बार नहीं हुई, कितना बड़ा लंबा चलता रहा. तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पर जाके बिजोलिया मूवमेंट कंप्लीट हो गया था. आपको याद क्या रखना है? 3 फेज़ याद रखने. पहले फेज़ कौन सा याद रखना? 1857 से लेके 1857 से लेके 1916 तक, 1915 तक, फिर 1916 से लेके 1927 तक किसका?
पहले साधु सीताराम दास था, फिर बाद में किसका हो गया था हमारे पास विजय सिंह पाठक का, और बाद में कौन आ गए थे माणिकराव वर्मा और राम नारायण चौधरी, फिर बाद में हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर बिजुलिया मूवमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी, बट देखो ये को एक्सप्लेन करना था मुझे डिटेल में कि चीज़ क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ेंगे जो आज का लास्ट टॉपिक है, विच इज़ व्हाट बेगुन पीजेंट मूवमेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है जितना बिजोलिया था, बिजोलिया थोड़ा बड़ा है, कहीं भी जाओ आप बिजोलिया का टॉपिक बहुत बड़ा मिलेगा। अब बेगुन के बारे में पढ़ेंगे, तो बेगुन में कह सकता हूँ कि राजस्थान का सेकंड नंबर में कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। पहले बेगुन की लोकेशन देखते हैं। बेगुन इज लोकेटेड इन चित्तौड़गढ़ क्लास 1 वेसल। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आज के टाइम पे, जो कि उस टाइम मेवाड़ स्टेट के अंदर आता था। ठीक है, आज के टाइम चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। ठीक है, अब ये चीज़ जो बिजोलिया में हो रही थी, इससे भी इंस्पिरेशन हर जगह के लोग देंगे कि ब्रिटिश तो हर जगह ही दिक्कत कर रहे थे, और जो जागीरदार थे हर जगह दिक्कत कर रहे थे, हर जगह टैक्स का वसूली कर रहे थे। तो इस चीज़ से क्या इंस्पायर्ड बाय बिजोलिया, फार्मर्स ऑफ बेगुन also decided to start protest movement against the cost tax which was at the time 25 types of forced and bondage labor and land rent। इन सब के खिलाफ भी इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो देखो इसका स्टार्टिंग आपको याद रखना अच्छी तरह से कि बेगुन पीजेंट मूवमेंट जब स्टार्ट कब हुआ था, 1921 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ था, बेरीकुंड नियर मीनल। एंड आज इसमें क्या था, इसमें बोला गया था विजय सिंह पाठक को कि आप इस मतलब फार्मर जो है, क्या कह सकता हूँ मैं कि मोमेंट है बेगुन का, इसको लीड करें, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स को पता चल रहा था कि बिजोलिया में विजय सिंह पाठक का कितना इंपॉर्टेंस है, इन्होंने कितना अच्छा डिमांड एक्सेप्ट किया, तो कितना मैं कह सकता हूँ कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे मोमेंट को। तो उनको ही बोला गया था कि आप भी बेगुन के अंदर प्रेसिडेंटशिप के लिए या लीडरशिप के लिए एक्सेप्टेंस दो। तो राम ने उस टाइम विजय सिंह पाठक, मैं कह सकता हूँ कि उसमें भी बिजी थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही को वर्कर या अपने ही कलीग को, जिनका नाम था राम नारायण चौधरी, उनको वहाँ का मैं कह सकता हूँ कि एज अ लीडर बना दिया, और राजस्थान सेवा संघ टू लीड द मोमेंट, who told farmers to refuse the payment of rent until the land settlement are carried out। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा बेगुन के अंदर कौन थे हेड, कौन थे प्रेसिडेंट या कौन थे मेन लीडर, तो राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने पहले जाते क्या बोला था कि आपको ये बोल रहा हूँ मैं फार्मर्स को कि जो पेमेंट कर रहे हो आप रेंट की, उसको देना बंद कर दो लैंड सेटलमेंट के लिए, जब तक मतलब लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ जब तक आप पेमेंट देना बंद कर दो। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो बेगुन की थी, एडमिनिस्ट्रेशन बिगन अ सेवियर क्रैकडाउन ऑफ द पीजेंट्स, मतलब सब गड़बड़ होने लग गया वहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया कि ये तो पेमेंट ही नहीं मिल रहा। 2 साल तक ऐसे ही चला। तो आफ्टर 2 ईयर्स ऑपरेशन, मतलब 2 साल तक ये सब चलता रहा। 2 साल तक फार्मर्स ने कभी पैसा नहीं दिया, 2 साल तक दिक्कत चलती रही। तो वहाँ के फाइनली जो मैं कह सकता हूँ जागीरदार थे, कौन थे, ठाकुर अनूप सिंह, उन्होंने ये सब चीज़ रिकनसाइल करी 1922। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ सेटल कर दी। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया फार्मर्स की बातें, जो भी रामनाथ चौधरी ने जो उनको सजेस्ट किया था, जो उन्होंने मोटिवेट किया था। तो वो सब 2 साल तक दिक्कत हुई थी, फिर 2 साल तक उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर तो दिया उन्होंने, किसने, वहाँ के जो लोकल जागीरदार थे, यहाँ जागीरदार सही थे। बट द महाराणा ऑफ मेवाड़ टर्म दिस एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान सेवा संघ एंड ठाकुर अनूप सिंह एज अ बोल्शेविक एग्रीमेंट। ठीक है, बट महाराणा जो मेवाड़ के थे उनको ये एक्सेप्ट नहीं था, उन्होंने अच्छा नहीं माना कि राजस्थान सेवा संघ जो कि किसके थे, रामनारायण चौधरी जो हेड थे, और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में क्या बोला गया, बोल्शेविक एग्रीमेंट। अब बोल्शेविक एग्रीमेंट एक्चुअल में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मैं मान लेता हूँ मैं राजा हूँ कई जगह का। ठीक है, इमेजिन करो आप राजा हो। ठीक है, और आपने एक जगह किसी को पावर में दी हुई कि भाई आप इस पर कंट्रोल करो, इससे मुझे रेवेन्यू जनरेट कर दो। ठीक है, अब आप वहाँ पर जो लोग हैं ना वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ के लोग ने आपके जो जागीरदार उसको नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पर जो राजा है, आप राजा हो, आपको क्या लगेगा कि वो राज्य मैंने खो दिया या उस पर मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। तो ये जो एक्चुअल में क्या बोल्शेविक एग्रीमेंट है, ये मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो कहाँ के थे, रशिया के, दैट सीज पावर इन रशिया बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ नवंबर 1917। तो ये जो सेम चीज़ वहाँ पर रशिया में हुई थी, उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ देख ली गई थी। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के लोकल जो पार्टी थे, जो यहाँ की पार्टी कौन थी, राजस्थान सेवा संघ, पार्टी नहीं कह सकता, यहाँ पर एक संघ था, बट वहाँ पर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मानी थी। उन्होंने क्या किया, रशिया की जो पावर है उसको सीज कर दिया था। तो सेम लाइक यहाँ पर मेवाड़ की जो पावर थी, मतलब मेवाड़ महाराणा की जो पावर थी, वहाँ की जो ठाकुर की पावर थी, उसको सप्रेस कर दिया था, और ठाकुर को बात माननी पड़ी। इसलिए उन्होंने क्या बोला, मेवाड़ के राजा ने इस एग्रीमेंट को क्या बोला, बोल्शेविक एग्रीमेंट। ठीक है, महाराणा पुट ठाकुर अनूप सिंह अंडर हाउस अरेस्ट। तो इस चीज़ से दिक्कत होगी उनको लगा कि यार ये तो क्या कर दिया हमारी, मतलब वो कैसे तो नाक नीचे गिरा दी। तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर के अंदर हाउस अरेस्ट के अंदर रख दिया, और उन्होंने वहाँ पर फिर नया किसी को अपॉइंट किया, अपॉइंटेड द कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑन बेगू वेसल, जिसके अंदर लाला अमृतलाल को वहाँ पर अपॉइंट करा गया। अब लाला अमृतलाल के बारे में एक चीज़ पहले से अंडरस्टूड थी कि ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज करप्शन एंड रिप्रेशन वे एंड वॉज मेड द मंशरिम ऑफ बेगू। उसको पहले से लोग जानते थे कि वो नोटोरियस था, किससे, तो करप्शन था, करप्ट थे, और ऊपर से उनका जो भी काम करने का तरीका था बहुत रिप्रेसिव और सप्रेसिव था। ठीक है, वो काम
निपेट देते, मतलब निपटा देते थे, तो उनको वहाँ पर अपॉइंट किया था, किसके मतलब जगह, ठाकुर अनूप सिंह के। तो ये चीज़ हुई ना, तो वहाँ पर उदयपुर गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सब चीज़ देखी कि ये गड़बड़ हो रही है, गलत गलत चीज़ हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना कोई कमीशन भेजा। उस कमीशन का नाम था ट्रेंच कमीशन। ये अच्छी तरह से याद रखना, क्वेश्चन पूछते थे ट्रेंच कमीशन कहाँ पर आया था, तो बेगुन प्रिजन मूवमेंट में आया था। वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट। नाउ ट्रेंच ने क्या किया, जस्टिफाई किया ऑल द कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर सम, कुछ कुछ छोड़ के बाकी सबको जस्टिफाई कर दिया। नाउ ऑन जुलाई 13, 1923 द फार्मर ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन गोविंदपुरा विलेज। तो ये सब चल रहा था, फार्मर्स ने क्या मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, कहाँ पर, गोविंदपुरा विलेज, टू रिव्यू द सिचुएशन देखने के लिए। अब वहाँ पर क्या किया कि जो आर्मी थी, कौन से ब्रिटिशर्स, या ब्रिटिशर्स नहीं कह सकता मैं, ब्रिटिश भी हो सकता है, या मैं कह सकता हूँ मेवाड़ वाली भी, ओपन फायर ऑन दिस मीटिंग अंडर दिस ऑर्डर ऑफ ट्रेंच। तो वो जो ट्रेंच कमीशन था, ट्रेंच कमीशन, ठीक है, इनके ऑर्डर्स पे उन्होंने फायर्स, मतलब क्या बोलते, गोलियां स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट थे लोग, उनकी डेथ हो गई थी, जिनका नाम था रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ठीक है। और लगभग 500 जो फार्मर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये चीज़ याद रखना, रूपाजी धाकड़ और मैं कह सकता हूँ कृपाजी धाकड़, इनकी डेथ या इनका रिलेशन किस मोमेंट से है, इनका रिलेशन है बेगुन के मोमेंट से। जब पहले धाकड़ क्लास के बारे में बताया था आपको बिजोलिया में, तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि हम जो क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको वापस ये बताऊंगा रूपाजी और धाकड़, क्योंकि धाकड़ क्लास जो इस रीजन में ही है, ये बेगुन और बिजोलिया लगभग आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रूपाजी और कृपाजी धाकड़ थे, उनकी डेथ हो गई, और 500 से ज़्यादा फार्मर्स को यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। नाउ ये सब काम होने के बाद में विजय सिंह पथिक को ध्यान पड़ गया था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, बहुत बड़ा इशू हो गया। नाउ पथिक टुक कंट्रोल ओवर द रूल्स मूवमेंट। तो फिर बाद में पथिक, जो विजय सिंह पथिक, वो इस पूरे सिनेरियो में आए। जब भी अपन जब पढ़ते हैं बिजोलिया के अंदर कि पिते विजय सिंह पथिक जो रिजिग्नेशन देते उसके बाद कहाँ गए, तो उनका बाद का काम यहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। अपोज द इंक्वायरी कमीशन, उन्होंने क्या किया था, इंक्वायरी कमीशन अपोज करी। इन सितंबर 1923 पथिक वॉज आल्सो प्रेजेंट, तो इनको भी जेल में डाल दिया गया। एंड ट्राइड फॉर ट्रेशन बट चार्ज कुड नॉट बी प्रूफ, ठीक है। इनको ट्राइड किया गया काफ़ी सारा कि मतलब गलत गलत फॉल्ट डाला, बट कोई प्रूफ नहीं हो पाया, इसलिए वो भी रिहा हो गए बाद में। तो फाइनली in April 1927 he again joined the movement to made its success and the land reforms were implemented, costs were reduced, rollback and bondage labor was abolished. So it is like 1921 से स्टार्ट हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ, 1921 से, और इसका एंड हो गया 1927 में। तो ये 6 साल का मशक्क़त का बड़ा काम था, ये कंप्लीट हो गया किसका, बेगुन मूवमेंट के अंदर। जो भी एट्रॉसिटीज वो चीज़ यहाँ पर सारी कंप्लीट होगी। तो हमने यहाँ पर 2 मूवमेंट कंप्लीट कर दिए। कौन कौन से मूवमेंट कर लिए, बिजोलिया, सेकंड कर लिया बेगुन। अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिजोलिया के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें गलत नहीं कर सकते, और बेगुन से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। और बेसिक हमको पता होना चाहिए कि पिजन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था। अब देखो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट, और मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस एस्पिरेंट रहो, बिकॉज आजकल जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप से ही पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देखी है, वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है मैं किस टाइप से स्टोरी कैसी लगी, और जो तरीका है पढ़ाने का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लीजिए, और जब भी नई नई क्यूज़ होगी उसकी जो PDF होगी सब वहाँ पर अवेल हो जाएगी, ठीक है। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसे लिखा था कि ओनली 70 या लाइक 70 नहीं 82% लोग ही हैं, मतलब 82% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए, ओनली मतलब 20-25% के आसपास लोगों ने सब्सक्राइब किया, बाकी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। देखो मैं फ्री में कंटेंट निकाल रहा हूँ, इसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज क्लास 4 कंप्लीट होगी, अगली क्लास 5 होगी, उसमें फिर से जो अगले प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, देखो पूरे रास्ते में अलग अलग जगह खूब सारे हुए थे, मैंने बताया 3-4 वीडियो जाएगी, आराम से जाएगी, लंबी चलेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।